हेलो डी स्टूडेंट्स, अब सेकेंड चैप्टर एक शॉट में लेके आ रहा हूं जिसमें मैं पूरी एनालिसिस के साथ आपको बता दूंगा कि आपको किस एरिया में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। नीट 2024 के एग्जाम में सिर्फ एक एक शॉट में एक एक चैप्टर्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ध्यान दे दीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट, अभी तक 5% के क्वेश्चंस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड इवन दीज आर डिलीटेड टॉपिक्स। नाउ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, तो इन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो थ्रू वंस, रिवाइज इट वंस एंड लीव इट असाइड। तो सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड चीज, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, अगर 17% क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अच्छे से कर लीजिए, एनर्जी को प्रिपेयर, पास्टुलेट्स को प्रिपेयर, रेडियस को प्रिपेयर, चेंज इन एनर्जी रेशियो के क्वेश्चंस को, आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें पक्का आने की प्रोबेबिलिटी है। अब सर नेक्स्ट हम किसमें मेहनत करेंगे ये बता दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैक्स प्लैंक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Questions have been asked, so many questions. तो इस पे भी अच्छे से ध्यान दे दीजिए। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, मैक्स प्लैंक इक्वेशन इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं आप लोगों को 10% के क्वेश्चंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछे जा चुके हैं आप लोगों के। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहां पे 1 by lambda is equal to 109677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। चेंज इन एनर्जी में डिफरेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो बी रेडी फॉर दिस एरिया एज वेल। सो डू अ लिटिल मोर प्रैक्टिस इन दिस एरिया। फर्स्ट बोहर को याद रख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन जहां से मिल जाए ये करके छोड़ दीजिए। लास्ट, सर किसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की एटॉमिक स्ट्रक्चर में? इन तीनों में से तो नजर दूर से आ रहा बोर्स मॉडल ऑफ एटम, लेकिन उससे भी ज्यादा किसी में है, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। Quantum numbers, filling of electrons in the orbitals, Hund's rule, Pauli's exclusion principle, Aphobos principle, electronic configuration, Heisenberg's unstability principle, de Broglie wave equation में approximately, my dear ones, कितने प्रतिशत क्वेश्चंस आ चुके हैं? 55% questions have been asked in this area. Make sure this thing, आप इस एरिया में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं और इसको एक शॉर्ट में निपटा देते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट दे आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स कैरेक्टर है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, इजीली करो खुद, हम भी करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 बता देता हूं आप लोगों को, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नहीं भाई, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा चीज, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। भाई साहब बराबर हकीकत है, तो इतना ही मास होता है कि इलेक्ट्रॉन का। ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट्स करेक्ट। सारे एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होता है, सेम होता है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डाल्टन्स फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी बता देता है, जो मैटर होता है दैट इज अल्टीमेट, एटम जो होता है दैट इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। दैट्स करेक्ट। 2 चैप्टर्स में पढ़ा हुआ चीज है। जो एटम होता है
That is the ultimate particle of matter. Atom is the smallest particle of matter. ये बोला है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनता है। और हम भी देखेंगे क्या यही ऑप्शन है। इसी साल पूछा गया है, इतना बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो भाई साहब। Yes, that is actually the correct answer of this question. B, C and E only. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूछा गया था 2021 में, रीसेंट क्वेश्चन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्वेश्चंस आ चुके हैं, इवन मैंने कम ही किए, बस सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। पीरियड टेबल को याद करो, उसके बाद आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पता होना चाहिए। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी इतना सिंपल होता है, पूछेगा नहीं, इससे क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा जा सकता है। वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो आयन जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम ओब्लिक आयन ओब्लिक मॉलिक्यूल के साथ मिलते जुलते हैं, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि भाई साहब इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। यही चीज देखनी है। इन चारों में से इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आयन्स विच वन इज नॉट एन आइसोलेट, इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सर कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई साहब, एटॉमिक नंबर सबों के पता होने चाहिए, क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से। आयरन की बात में करूं 26 एटॉमिक नंबर, मैग्नीज की मैं बात करूं 25 एटॉमिक नंबर। आयरन से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूं तो कितना आ गया, 24 आ गया। अगर मैं यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूं तो 23 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। भाई साहब पहला ही मुलाकात हो रही मुझे एक ऑप्शन से, एक में मुझे नजर आ रहे हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में नजर आ रहे हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स। यार रीसेंट क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्वेश्चन बनने की बड़ी प्रोबेबिलिटी है आप लोगों को। तो पहला ही ऑप्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक में 24 बचते हैं, दूसरे में कितने बचते हैं, 23 बचते हैं। तो ऑब्वियसली सर दोनों में तो सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दोनों में तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दे दीजिएगा। दैट्स करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ल्यूटेनियम। ऑप्शन भी देख लेते हैं, चलो इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए किसी के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछ रहा है एटॉमिक मॉडल में, वही पूछ रहा है बेरिलियम 2 पॉजिटिव। कैसे करें सर इसको, जल्दी जल्दी कैसे करें। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, -2 कर दीजिएगा, क्या बनेगा 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, बेरिलियम 2 पॉजिटिव। अच्छा अब देखेंगे हाइड्रोजन पॉजिटिव में तो कोई बचा ही नहीं। लिथियम पॉजिटिव, सर देखते हैं लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। लिथियम 3 -1 पॉजिटिव है तो -1 इज इक्वल टू कितना 2। ओ गॉड, दैट मींस हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सोडियम 11 -1 10, मैग्नीशियम 12 -2 10, लेकिन मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए 2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकल गए, तो बचा कितना 2। और लिथियम पॉजिटिव ऐसा आयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू माय डियरेस्ट वंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में प्रिपरेशन कर लीजिए, बस इतने क्वेश्चंस में करा दूंगा आपको, बहुत ही सिंपल चीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसमें कोई शक भी आप लोगों को होना नहीं चाहिए, लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। अब ओके, a particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. इस क्वेश्चन को कैसे करें? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक चीज थी, कैलकुलेशन जिसको आती है वो इस क्वेश्चन को कर लेता, जिसको नहीं आती वो नहीं कर लेता। मैं बता देता हूं, थोड़ा हिंट्स दे देते हैं आप लोगों को। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालनी है। सर वेवलेंथ किसके बराबर होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। सर c कितना है 3 × 10 की पावर 8 अपॉन न्यू कितना है सर 1368
किलो हर्ट्ज होता है, लेकिन अगर आप इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3, इसका 10 की पावर 3, इसका 10 की पावर 3, खत्म। तो ये बना 3 इंटू 10 की पावर 5, दैट मीन्स 5 बार 0 डाल दीजिएगा अपॉन 1368। ओके, अब मसला ये आ चुका है कि भाई साहब इनमें से कौन ऑप्शन आएगा। यहां पे आपको कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है। देखो भाई साहब सेंटीमीटर तो आता नहीं सर, ये तो गलत हुआ ना। पहले अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते 2192 तो वो तो ज्यादा वैल्यू आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ वैल्यूज है, तो वो इससे ज्यादा वैल्यू आ जाता है, तो ये भी नेग्लेक्ट। लेकिन मामला आ गया है इन दोनों के साथ, तो बराबर 1368 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करना था उस टाइम और आपको आंसर इसके नजदीक आना चाहिए था। तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है 219.3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, 1368 के साथ, तो वो मुझे इसके बहुत करीब आ जाता है। तो माय डियर वंस, दिस वाज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। तो आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ध्यान दे दीजिए कुछ चैप्टर्स में से, उसके बाद आगे बढ़ लीजिए, तो आपको क्लियरली विजिबल नजर आ जाएगा जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो। लेकिन हाँ, ऑप्शन 2 नजर आ रहे थे, इनमें से दो ही कोई ना कोई है। फिर डायरेक्टली कैलकुलेट करना था, 219.3 से मल्टीप्लाई करना था, 219.2 से मल्टीप्लाई करना था। अरे मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, तो देख लीजिए फिर किसके करीब आंसर आ जाता। आंसर किसके करीब आ रहा था, 219 के करीब आ रहा था। आई वुड लाइक टू सी द ऑप्शन ऑफ दिस एंड वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज एग्जैक्टली द आंसर। 219.3 आंसर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हो गए, ठीक है। इसका आंसर क्या था, 219.3। ठीक, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल पोर्शन। कोई दिस थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करने की, एक बार याद कर लीजिए, हो गया काम। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस बाकी चीजों पे कर लीजिए। तो सीरीज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो देखा जाएगा फ्यूचर में कैसे होगा। 2019 का क्वेश्चन था, इट इज बाल्मर सीरीज। देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा, दैट्स क्लियरली ओवर हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है तुम लोगों से, ध्यान दे दीजिएगा। Calculate the energy in joules corresponding to the light of wavelength 45 नैनोमीटर। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है। आपको क्या निकालना है, एनर्जी इन जूल्स आपको निकालना पड़ेगा। हाउ यू कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स। अगर किसी का भी एनर्जी निकालना पड़ेगा, किसी भी लाइट के फोटोन का, तो कैसे हम आज से एनर्जी निकालेंगे, ध्यान दे दीजिएगा। हमें पता ही है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, पता है ना सर। ये कौन सी इक्वेशन है, मैंने पता नहीं। अरे ये बोला था मैक्स प्लैंक इक्वेशन इसको बोलते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। उसने बोला था हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। दैट मींस E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। काम खत्म। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सर बता दीजिए, एच का वैल्यू भी दिया गया तो कोई जरूरत नहीं, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी का वैल्यू कितना दिया गया, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, अच्छा लैम्डा कितना दिया गया, लैम्डा दिया गया 45 नैनोमीटर्स। लेकिन अब फिर सारे मीटर्स में है तो हमें क्या जुर्म है, तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। तो 1 नैनोमीटर को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो मीटर बन जाए, 10 की पावर -9। सर ये याद रखना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 नैनोमीटर इज इक्वल 10 की पावर -8 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -10 मीटर। तो अगर 1 नैनोमीटर की बात करें तो वो 10 की पावर -9 नहीं थी। 3 1s are 3, 15s are, ठीक है सर, 9 2s are 18, लेकिन यहाँ पे 17 बन जाएगा, 10 की पावर 17। सर इसको पूरा कर लेंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तुम लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा 10 की पावर 17 अपॉन बचा कितना, 15। सर यहाँ पे क्या बचा जरा बता दीजिए। सर यहाँ पे बचा क्या, 6.6 इंटू
10 की पावर -17 बचा ना यहाँ पे, इसके साथ खत्म कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 15। तुम लोगों के लिए ऐसा काम चल रहा है, ये बनेगा 66 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर 18 -18। हाँ सर, इसका पॉइंट आगे लेके गया तो ये 10 की पावर, अब इसको 15 से आराम से 15 15 30, 4 बार कर ली तो 60 बन जाएगा। ठीक है सर, 4 बार कर लेंगे, हाँ 15 1000, 15 4000, तो 6 और बचा तो उसको 60 फिर बना देंगे तो 4.4 आ जाएगा। तो 4.4 के करीब आना चाहिए इंटू 10 की पावर माइनस, यहां पे कितना आ जाएगा भाई साहब 8। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा? -18 नजर आ रहा है, ये -17 -18 बनेगा ना? तो हाँ सर, हाँ सर। चलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं जो 2014 में पूछा गया था, एंड इट्स ऑब्वियसली द ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता देता है, ध्यान दे दीजिएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर आप लोगों से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बता देता है कि भाई साहब मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी पढ़ लो। h दिया गया है, द स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है, c भी दिया गया है। c इज गिवन, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। लैम्डा निकालना और फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अगर आपको पता होगा कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आप इसको इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सर लैम्डा बराबर c अपॉन न्यू, इज दैट राइट डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। c दिया गया है आपको, सर c कितना दिया गया है? दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाय न्यू कितना दिया गया है? 6 इंटू 10 की पावर 15। वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब क्या लग रहा है आपको इसका 15 इसका 15 खत्म, ये बनेगा 3 1s are 3 2s are 6, तो ये बनेगा 1/2 अपॉन 10 की पावर 2 बचा ऊपर, तो 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। 2 1s are 250s are, this will be the wavelength. Isn't that a very simple question? क्या इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो डू प्रैक्टिस वेरी वेल, यू विल डेफिनेटली get the questions which will be asked in your exam. Okay, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर भी देखते हैं। मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है इसमें, तो ये क्या, ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन था और 2 बार पूछा जा चुका, 2003 में भी पूछा जा चुका और 2013 में भी पूछा जा चुका। देखो ना, बेसिक क्वेश्चंस, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, बाय एच भी दिया गया। अरे तुम लोग परेशान नहीं हो जाना, सीधे सीधे देखो क्या फॉर्मूला चिपकता है तो आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ऑब्वियसली द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 15। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड अर्जेस पर मोल इज गिवन एज H दिया गया है, C दिया गया है, Na दिया गया है। भाई साहब आपको बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही लगेगा तुम लोगों को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। अगर पर मोल की बात कर लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। फाइन, ठीक है। H का वैल्यू दिया गया है, सर H का वैल्यू यहीं से उठा लेते हैं, दैट इज 6.62 इंटू 10 की पावर -27 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दिया गया है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 10। ओके, काम खत्म। और Na भी दिया गया है, Na कितना है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू दिया गया है। लैम्डा नहीं, ओ लैम्डा तो नीचे लिखा हुआ है ऐसे, तो तुम्हें तो इक्वेशन बनानी है भाई साहब, तुम्हें थोड़ी ना कैलकुलेट करना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ सर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? देख लीजिएगा माय डियर वंस, क्या खत्म हो जाएगा भाई। यहां पे कितना बचेगा? यहां पे 33, अगर इसको मिला लोगे ये टोटल मिलेगा 10 की पावर 33 बन जाएगा।
दिस विल कम आउट टू बी 10 की पावर 33 और यहाँ पे 10 की पावर -27, तो 3 यहाँ पे 3 बचेगा और 3 बचेगा तो 10 की पावर 6 बनेगा। ओके सर मुझे समझ आ गया। तो क्या क्या बचा तुम लोगों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, नहीं तो आंसर आ गए हैं। तो सर 6.62 इंटू इसका 6 में पहले लेता हूं इंटू ये 3 में बाद में ले लेता हूं इंटू 10 की पावर 6 बचा ऊपर डिवाइडेड बाय लैम्डा। इतना कैलकुलेट जरूरी नहीं करना था तो आप कर सकते हो। तो सर व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो 6 6 36 कर सकते हो, इसका पहले कर लेते हैं। हाँ सर 6 6 36 तो और 3 मिला दो 39 बन जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी 39.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है 3 6 18 ओके और 3 9 27 28 दो बचा 3 3 9 8 10 11 ओके सर ये बनेगा इतना माय डियर वंस, दैट विल कम आउट टू बी 10 की पावर 6। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके ओके सर ठीक है। अरे 2 पॉइंट पीछे तो इसको 10 की पावर 2 भी दे दो तो कितना बन जाएगा 1.18, तो 1.19 के करीब आ जाता है ना, तो यहां पे भी 8 है। तो साइंटिफिक नोटेशंस तो आपने बड़े दड़े दड़ किए होंगे, तो इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा आंसर। अगर आपको ये कहां पे हमने गलत मारा हुआ है, हाँ नहीं गलत नहीं मारा हुआ, ठीक है। तो आंसर तो 1.196 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा विल बी द राइट आंसर। तो सर हमें दिखाई देता है ऐसे कैलकुलेट करना है, बहुत कैलकुलेशंस करो, धीरे धीरे करके आपके दिमाग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है कोई बड़ी बात नहीं थी, नीट 2019 का रीसेंट क्वेश्चन है, तो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, देयर वाज नॉट सच एनी बिग डील, आप इसको आराम से कर सकते थे। चलो आई होप कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है और आंसर देख लेते हैं पहले, है ना। ऑब्वियसली द ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एनर्जीज दो दी गई हैं, दो रेडिएशंस की, अच्छा ठीक है 25 3 50 ठीक। द रेडिएशंस बिटवीन देयर वेवलेंथ्स इज, भाई साहब लैम्डा निकालना था, रिलेशनशिप देखनी थी क्या बन जाएगा लैम्डा के दो दरमियान। ठीक है चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या पूछ रहा है भाई, आपको पता ही है E1 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 1, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। इसी तरह E2 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 2। आई भाई साहब E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा, पहले ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, HC अपॉन लैम्डा 1, ठीक है। लेकिन नीचे वाले का जब हम देखेंगे ये तो उल्टा हो जाएगा। हाँ सर ये बनेगा लैम्डा 2 अपॉन HC, HC के खत्म, तो हमें एक इक्वेशन बन जाती है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये दोनों वैल्यूज बच जाएगी। ठीक है E1 एनर्जी दिया गया, हाँ सर दिया गया, हाँ एनर्जी दिया गया, ध्यान दे दीजिए। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं सर, विच इंप्लाइज दैट E1 दिया गया 25, ठीक, डिवाइडेड बाय 50, 25 अपॉन 50 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। सर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 तो निकालना है, अच्छा ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, कोई बड़ी बात नहीं, 1s are 2s are, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ओके तो ये 2 पर जाएगा, यहां पे इधर आएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2। कर लीजिए, क्या बड़ी बात है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल एंड आप इजीली 2011 का क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं और आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा। लैम्डा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2। यार इक्वेशंस बना दीजिए, जब भी रिलेशनशिप बन रहा है ना तो इक्वेशंस बना दीजिए। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्ट्स में भी होती है, जूल्स में भी होती है, आपको पता ही है ना। ओके नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। Option number 2 is the right answer of this question, that's correct. Okay, for a given energy E दिया गया है, okay, joules corresponding to the wavelength is, okay, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एनर्जी दिया गया है, H दिया गया है, C दिया गया है, आपको लैम्डा निकालना है। भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, यही मैक्स प्लैंक इक्वेशन में E is equal to HC upon lambda. Lot of questions had been asked. 2000 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान दे दीजिएगा।
पीला वाला कलर आपको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसी फॉर्मेट में थोड़ी ना लिख सकते हैं, ठीक है, पीला कलर हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखते हैं इस कलर में कैसा मजा आ जाएगा। हमें पता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, बराबर हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई, तो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। चलो सर वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 बराबर, ठीक है, इंटू सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 दिया गया है, बराबर अपॉन ई कितना दिया गया है 3.03 इंटू 10 की पावर -19। इज दैट क्लियर टू यू माय डियर वंस? तो आई होप आपको समझ आया होगा। तुम लोगों के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, नहीं तो आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई साहब ये आएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3.03। पहले पावर्स को आप सॉल्व किया करो जल्दी जल्दी एंड यू विल डू इट। ये क्या बनेगा 10 की पावर -34, वो तो वहीं पे है ना। अच्छा ऊपर जाके क्या बनेगा 10 की पावर 27, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ भी ऐड हो जाएगा, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो बताइए भाई साहब क्या बन जाएगा? कोई डिवाइड करना है यहां पे? नहीं सर। तो यहां पे 3 6s are 18, हाँ एक 3 6 are 18 एक 19, तो ये बनेगा 19.8 अपॉन 3.03 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 4 7 है ना, तो -7 आ जाएगा यहां पे। 10 की पावर 7 आ गया तो सर 19.8, तो यहां पे कितना बचेगा 19.8 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 3.03। 3 6s are 18 मतलब 6.56 आ जाएगा ये। अगर आप यहीं पे भी करना चाहते तो कर लीजिए। 3 1s are 3, 3 6s are 18.58 के करीब आ जाएगा, ठीक है, 5 6 के करीब आ जाएगा, ठीक। ओके यहां पे क्या बचा 6.56 इंटू 10 की पावर 2 बचा, तो ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा 656 nanometers. Option number D will be the right answer of this question. Obviously there is no such big deal. आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 रेडियस निकालना था और एक रेडियस दिया गया था आप लोगों को। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेडियस, एनर्जी, बोर्स मॉडल ऑफ एटम की एप्लीकेशंस पे बहुत ध्यान दे दीजिएगा। सर कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे? रेडियस 2 दिए गए हैं, सिंपल एक रेडियस का नाम याद रख लीजिएगा। आर किसके बराबर होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। का लिथियम पॉजिटिव का हमें निकालना है, इसका थर्ड में देखेंगे, R3 में देखेंगे, डिवाइडेड बाय इसका सेकंड बोर में देखेंगे, R2 में देखेंगे, और वो किसका देखना है? हीलियम पॉजिटिव का देखना है। अच्छा अब यही इक्वेशन में लिखा देता हूं, तो 0.529 अपॉन लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो लिथियम 2 पॉजिटिव का Z का वैल्यू ले लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे सर? ये वाले टर्म्स नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर बता दीजिए, तो Z का हीलियम का एटॉमिक नंबर अपॉन 0.529 इंटू n का स्क्वायर किसमें है? ये तो आ जाएगा n2 का स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। इवन देख लेते हैं क्या बन जाएगा इक्वेशन। सर ये बनेगा ऐसे, R3 लिथियम 2 पॉजिटिव अपॉन ये कितना दिया गया है सर? ये दिया गया है 105.8 इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लीजिएगा सर। n3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर पूरा लिख लेते हैं तुम लोगों के लिए। लिथियम का वैल्यू 3 होता है, मल्टीप्लाइड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे। ठीक भाई साहब, विच इंप्लाइज दैट, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, ध्यान दे दीजिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? R3 Li2 पॉजिटिव का जो वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का, वो आ जाएगा 3 3s are 9, तो मैं सब लिख लेता हूं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का 4, 2s are 3s are 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस करना पड़ेगा आप लोगों को, तो मैं लिखूंगा यहां पे R3 Li2 पॉजिटिव का जो वैल्यू आ जाएगा 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाई 105.8
इज इक्वल टू, भाई साहब क्या लग रहा है तुमको? सर पिकोमीटर्स में आंसर निकालना है, क्योंकि सब पिकोमीटर्स में दिए गए हैं। आप समझ गए? अरे 300, लगभग 300 के करीब आ रहा है, 315 के करीब, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सर इनमें से मुझे लग रहा है कि ये वैल्यू 158.7 पिकोमीटर आ जाएगा। तो ध्यान दे दीजिएगा, वन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 158.7 picometer will be the answer of this question. I hope कि आपको पैटर्न पता चला। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट कर सकते हो आपको, लेकिन मुझे समझाना था आप लोगों को। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर देख लेते हैं इसका क्या आ जाएगा। Obviously, the option number 1 will be the answer of this question. Question बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन दी गई है 4, इनमें से बताना है करेक्ट कौन नहीं है। ए, इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी। हाँ, ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है ताकि हम किसी का भी एनर्जी निकाल दें, ठीक है। अब आप बताओगे सर हमने तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अरे उसको इलेक्ट्रॉन की 4 से मल्टीप्लाई करो तभी तो वो जूल बनेगा। अगर जूल्स में होगा तो ये तो एनर्जी का आंसर है। हाँ सर, ये एनर्जी निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज हैव इन n इज इक्वल टू 6। हाँ, ऑब्वियसली यहीं से पता चलता है एनर्जी तभी ज्यादा होगी जब n का वैल्यू कम होगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। सर ऑर्बिट कम होगा तो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा। नेगेटिव वैल्यू स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। एक्चुअली दिस नॉट द मैथमेटिकल माइंड्स, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट्स स्टेबिलिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। मगर ये बता देता मोर नेगेटिव का मतलब, मोर स्टेबिलिटी का मतलब देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2 की माइनस नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड। भाई साहब ये बात कर रहे हैं, जो नजदीक वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो टाइटली होते हैं ना, बिकॉज ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये बकवास कर रहा है, तो लूजली बाउंड नहीं होगा, वो तो टाइटली बाउंड होगा ना, वो तो नजदीक, वो तो बहुत फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड मुझे यहां पे कुछ बता देता है कि ये लूजली बाउंड तो नहीं होगा, ये यहां पे क्या होना चाहिए? टाइटली बाउंड होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो टाइटली उसको अट्रैक्ट करेगा। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी, है ना? या दैट्स करेक्ट। मतलब इसका मतलब यही होता है, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी होती है वो थोड़ा कम होती है। इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वायर इन द इनफाइनाइट डिस्टेंस, एनर्जी कम होती, स्टेबिलिटी ज्यादा होती, ठीक है। ओके, लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सही बात है, जितना ऑर्बिट बड़ा होता है उतना रेडियस ज्यादा होता है। दिस वाज द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मींस इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट सेकंड, वो तो टाइटली बाउंड होगा। देख लेते हैं क्या आंसर होगा यहां पे। Okay, this is the answer of this question, and let's move to the next question of this. According to the Bohr theory, which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to the least energy photon? मतलब किस, अगर आप डेल्टा ई पता है ना आप लोगों को, डेल्टा ई अगर हम बात करेंगे यहां पे डेल्टा ई किसके बराबर होता है, तो अगर हम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। अरे भाई साहब जब हम देखेंगे ना इन दोनों का वैल्यूज तो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, तो डेल्टा ई तो बहुत कम होगा। अकॉर्डिंग टू द Bohr theory, which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? अरे सर यहां पे मुझे डेल्टा ई का वैल्यू बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगे, और जब डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगे तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, दैट मींस वी आर गोइंग टू गेट द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। इवन अगर आप देखोगे पहले एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होती है, फिर थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये तो पीछे आ गया, यहां पे आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा आप लोगों का, दैट विल बी ऑब्वियसली 6 एंड दूसरे n का वैल्यू 5 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल देता है, ध्यान दे दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको दोबारा पूछे जा सकते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन माय डियर वंस। आपको एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट दिया गया है। सर सेकेंड बोहर ऑर्बिट का एनर्जी कितना दिया गया है? -328 किलो जूल्स। ध्यान दे दीजिएगा, आपको एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट निकालना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, तो इसको निकाल दीजिएगा। तो इसको निकालने से पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर जो एनर्जी होती है बराबर वो -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर के बराबर होती है। भाई साहब बात चल रही है हाइड्रोजन की, तो Z का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। मैं एक रेशियो निकालना पड़ेगा मुझे किस किस के दरमियान। अगर मैं लिखूंगा इसको इस फॉर्मेट में, E4 अपॉन E2 इज इक्वल टू, E4 के बजाय में ये लिखूंगा ऐसे, -13.6। Z का वैल्यू तो 1 है, लेकिन 4 का अगर मैं बता दूंगा तो 4 का n का वैल्यू, मतलब फोर्थ ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 4 है, तो n स्क्वायर कितना हो गया? 4 4 16। तुम लोगों के लिए मैं यहां पे फिर लिखना चाहूंगा, तो ये E4 आ गया माय डियर वंस। E2 उल्टा हो जाएगा। हां सर उल्टा हो जाएगा, तो भाई साहब उल्टा करके आप बता दीजिए E2 को आप कैसे लिखेंगे? E2 मींस सेकंड शेल है। सेकंड शेल का n का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि n तो ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन -13.6। ये आ गया वैल्यू जो डिवाइड में E2 का मैंने लिया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। -13.6 -13.6 खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, तो E4 मेरे बच्चों मेरा बनेगा। तो E4 अपॉन E2 दिया गया है। सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज इक्वल टू -328, यहां पे लिखा गया है -328, मैं भी लिखूंगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 4 1s are 4, 4 4s are 16। सर इसको इधर लेके जाइएगा, तो सर E4 बराबर होगा, E4 तो निकालना है तुम लोगों को, बराबर किसके बराबर होगा? सर ये 4 वहीं पे रख लीजिएगा, ये -328 ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड बाय 4 कर लीजिएगा, 328 लिख लीजिएगा, तो 328 को आप 4 हिस्से कर लीजिए, किसके बराबर आ जाता है? जरा आप खुद ही बता दीजिए। सर ये लगभग लगभग करके 82 के बराबर आ जाता है। सर ठीक है, 82 माइनस 82 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू एंड आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 किस तरह रेशियो निकालना है, खुद से सीखो। ये क्वेश्चंस आपको हिंट दे रहे हैं हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू अप्रोच towards your coming questions, and the answer will be is in front of you। ध्यान दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है सर दैट इज -82 आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। 2004 का क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट में पूछा जा चुका है। क्या पूछना है 2004 का क्वेश्चन देख लेते हैं माय डियर वंस। ध्यान दे दीजिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां से क्लियरली अंडरस्टैंड होता है मुझे, n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू 4 है ना। पहला ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट इज इक्वल टू 4। उसके बाद इन हाइड्रोजन एटम, सर Z का वैल्यू कितना है? भाई साहब Z को मैं बीच में डंडा डालूंगा ताकि आपको 2 ना दिखाई दे, तो Z का वैल्यू कितना है? 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी भी दी गई है और हाइड्रोजन का भी वैल्यू दिया गया है, जरूरत नहीं है लिखने की। आपको बताना फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। तुम्हें पता फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? अगर आपको किसी को भी याद होगा माय डियर वंस, दो कॉन्सेप्ट है यहां पे। एक प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स इक्वेशन भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट इज प्लैंक्स इक्वेशन क्या बता देते हैं सर? E इज इक्वल टू एच न्यू सर, विच इंप्लाइज दैट हमें न्यू निकालना है। न्यू इज इक्वल टू E अपॉन एच सर, लेकिन E नहीं पता मुझे, H तो पता है। E को निकालने के लिए आज ही याद रख लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। E किसके बराबर होता है बच्चा पार्टी? E बराबर होता है सर 2.18 इंटू 10 की पावर -18
इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बराबर। कोई बड़ी बात नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं। एनर्जी निकलेगा, आंसर निकलेगा। सर एनर्जी निकाल दीजिएगा ना फिर। तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/n का वैल्यू कितना सर 1 स्क्वायर बनेगा माइनस 1/4 का स्क्वायर बनेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सर सॉल्व करेंगे यहीं पे। ये बनेगा 4 4 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 16 इधर जाएगा, 16 माइनस 1 तो कितना हो गया 15। तो ऊपर बचेगा 15 डिवाइड बाय 16, 15/16 और ऊपर क्या बचेगा 2.8। जब हम इनको सॉल्व करते हैं माय डियर वंस, तो मुझे जो आंसर ई का आ जाता है सर, ये आ जाता है 2.04 इंटू 10 की पावर -18। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सर ई का वैल्यू पुटअप करें, बराबर कर लीजिए। ई का वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको क्या आ जाता है, ई 2.04 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन एच 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो भाई साहब 14 तो नीचे बराबर बचते हैं और 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गए 16 हो गए। सर ठीक है, तो अगर मैं करूंगा ऐसे 2.04 अपॉन 6.6 इंटू, ध्यान दे दीजिएगा सर 14, फिर यहां से भी 2 ले लीजिएगा, कितना बना 16, 10 की पावर 16। लेकिन सर अगर हम देखेंगे इसको 20 देना पड़ेगा, तो वो कितना आ गया 20.4 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर, इसको 10 तो इसको दिया तो 10 की पावर 15, 6 3s are 18, तो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको आराम से निकाल सकते हो। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद आपको 4 ऑप्शंस में से धड़ाधड़ एक आंसर आ जाता है 3.08 इंटू 10 की पावर 15। अरे कर लीजिएगा ना, 6 3s are 18 है ना, उसके बाद आगे नहीं जा सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आंसर भी देख लेते हैं, 2004 का क्वेश्चन है, चोर का क्वेश्चन नहीं है 2004 का क्वेश्चन। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन एंड आपको आराम से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। देख लीजिएगा, आंसर तो मिला गया आपको और 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बताना चाहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। पीले कलर के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि पीला कलर दिखाई देता है। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया गया, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई ये कोई पूछने की बात है सर, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और टोटल एनर्जी कितना दिया गया है 3.4। काइनेटिक क्योंकि उसी स्टेट का तो ढूंढना है ना, सेम ऑर्बिट ढूंढना है, तो ऑर्बिट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, काहे परेशान हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिखाई दे रहा तो कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन करने में मेरे को मजा नहीं आ रहा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये तो आंसर आ गया, दिस नॉट ए क्वेश्चन एंड दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। सीधे फॉर्मूला याद रखा, आंसर आ गया। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज, ध्यान दे दीजिएगा, पहला पॉइंट देख लीजिएगा कि क्या दिया क्या गया है इसमें। तो n इज इक्वल टू 2। ठीक है सर, क्या दिया गया है n इज इक्वल टू और a0 दिया गया है, मतलब गिवन दैट बोरस रेडियस दिया गया है, मतलब कितना है 52.9 पिकोमीटर्स। सर मुझे पता है रेडियस निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या फॉर्मूला होता है सर, रेडियस निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला होता है जो यहां पे दिया गया, रेडियस 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z को बीच में डंडा डालना बहुत जरूरी नहीं है भाई साहब, मैं इसलिए डालता हूं ताकि 2 ना दिखाई दे। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। तो n का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, तो 52.9 का इंटू 4, और z किसकी बात चल रहे हैं सर, हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो 1 डाल दीजिएगा। तो 52.9 इंटू 4 मुझे किसके बराबर आ जाता है, 211.6 के बराबर आ जाता है। सर मेरे को r निकल गया, लेकिन सर यहां पे तो बहुत है, 211.6 पिकोमीटर है, 211.6 पाई है, पता नहीं क्या क्या है। अब क्या करें, मुझे असल में डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है।
असल में निकालनी क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम? मुझे पता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 किसी को शक है? ये किसने बोला था? बोहर्स एटॉमिक का पोस्टुलेट है। तो अगर आप n का वैल्यू कितना है भाई साहब? 2 है, तो 2/2 कितना हो गया? कैंसल, खत्म। तो h बाई पाई बचा। हाँ सर, तो मैं इसको लिख सकता हूं mvr इज इक्वल टू 2h/2 पाई। सर मजे से लिखो, 2 कैंसल बराबर। तो मैं लिख सकता हूं माय डियर वंस, सर इसका मतलब h बना mvr है ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी h की। सर ये आपने किससे निकाल दिया? बोहर्स पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम से निकाल दिया। अभी मेरे को दूसरी इक्वेशन चाहिए ताकि मैं फाइनली देखूंगा तो मुझे किसके बराबर आ जाएगा ये r। दूसरा इक्वेशन मुझे बता देता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो मैं क्या करूंगा माय डियर वंस? दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? सर इसका मतलब ये हुआ h इज इक्वल टू लैम्डा mv बराबर बराबर बराबर। सर ये मानूंगा इक्वेशन फर्स्ट, ये मानूंगा इक्वेशन सेकंड। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी मजे से क्या होंगे? इक्वल होंगे। जरा देख लेते हैं, h सेम साइड में ले लीजिएगा। सर हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे लैम्डा mv बराबर होगा ना इसके, किसके? mvr इंटू पाई। अरे होगा कि नहीं होगा? mv खत्म। सर लैम्डा किसके बराबर? r इंटू पाई। r कितना निकाला तुम लोगों ने? 211। अच्छा ठीक है, 211.6 पाई इसका क्या होगा बच्चा पार्टी? आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है आप लोगों को ये देख लीजिएगा, आंसर भी साथ साथ। नेक्स्ट, if the unsteady position and momentum are equal then unsteady in velocities। देखो भाई ये क्वेश्चन करने में मेरे को मजा उतना तो नहीं आ जाएगा, आप खुद कर लीजिए इसको, मैं भी करूंगा। कर लीजिए, होल्ड पे रख लीजिए और कर लीजिए, ठीक है? मैं नहीं करूंगा, या तो आगे लेके जाइए वीडियो को। ऐसे बकवास क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस एक ही शॉट में हो जाए, ठीक है? अब सर हमें क्या निकालना? अनस्टेडी पोजीशन एंड मोमेंट इक्वल है, दैट मींस डेल्टा एक्स किसके बराबर? इज इक्वल टू डेल्टा पी। द अनस्टेडी वेलोसिटी किसके बराबर? आपको अनस्टेडी वेलोसिटी निकालना था, तो लिख लीजिएगा इक्वेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। कोई बड़ी बात नहीं सर। तो अब ऐसे कर लीजिएगा, तो डेल्टा एक्स के बदले भी डेल्टा पी लिख लीजिएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बदले भी डेल्टा पी लिख लीजिएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक ठीक, हाँ सर। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अरे सर कोई बड़ी बात? अरे बिल्कुल नहीं कोई बड़ी बात, ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। सर अब क्या होगा? तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट ऑफ h बाई 4 पाई। कोई शक? स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बनेगा, और p किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मैं इसको लिखूंगा m डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h बाई पाई। बेचारा ये बनेगा 4 का रूट कितना होता है? 1/2। m नीचे लेके आ जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा v किसके बराबर? 1/2 m अंडर रूट ऑफ h बाई पाई। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है एक, तो वो आंसर होगा। ये बकवास क्वेश्चन था, तो इन पे ज्यादा मेहनत मत कर लीजिए, इनको गोल मत कर लीजिए। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको रेड कलर से गोल करके प्रैक्टिस में डाल दीजिएगा। इनको लास्ट में देखा कर लीजिए, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवे, ठीक है? हम कर लेते खत्म इस कहानी को। ऑप्शन क्या होगा? देखो तीसरा ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एस्टेटेड विद अनस्टेबिलिटी इन मोमेंटम। हाँ ओके, विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है? द अनस्टेबिलिटी इन वेलोसिटीज। ओके, ये भी उतना पुराना क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन पे निर्भर करता है। अरे भाई क्या है ये क्वेश्चन? कुछ नहीं, डेल्टा पी दिया गया है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। अरे मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसके बराबर आपको निकालना क्या है? सर मेरे को निकालना है द अनस्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी निकालना है। सर डेल्टा वी किसके बराबर? डेल्टा पी अपॉन एम। सर डेल्टा पी दिया गया है मुझे, डेल्टा पी कितना दिया गया है भाई साहब जरा बता दीजिए? दैट इज 10 की पावर माइनस 18। मास कितना दिया गया है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 28।
तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। 10 की पावर -18 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -28, 1/9 इंटू 28 खत्म, 18 खत्म, 10 की पावर -10 बचेगा। 1/9 तो नहीं कर सकते हो, 10/9 लिख लीजिएगा, इंटू 10 की पावर -9 लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 10। ओके, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने उल्टा किया, यहां पे प्लस आ जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा। हाँ सर, ये तो ऊपर जाएगा ना, 10 बचेगा ना, तो यहां पे कितना बचेगा, इसको 10 दे दीजिएगा, 10 के यहां पे कितना आ जाएगा, ये बचेगा 9 बचेगा। तो ये क्या आ गया, 9 1s are 9, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। हाँ, 1 इंटू 10 की पावर 9 आंसर दिख रहा है, तो देख लीजिएगा आंसर भी आ जाएगा। तो ये मैंने ऊपर लेके जाके प्लस बन जाएगा, उस पर ध्यान दे दीजिएगा, वो मैंने क्या किया था यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं। I hope you clearly understand this question as well. 1 into 10 की पावर 9 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो this was the question which you need to understand. तो I hope you clearly understand this question too. ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया आंसर। सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के साथ। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है। बता दीजिए क्या पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन। हीसेनबर्ग's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कितने क्वेश्चंस किए तुमने, तो किस एरिया में ज्यादा मेहनत करनी आपको खुद रियलाइज हो जाता। कोई क्वेश्चन ना छोड़ दीजिए, इसमें उसी पैटर्न का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा, डेल्टा एक्स मेजरमेंट इन वेलोसिटी निकालना ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बड़ी बात नहीं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा, यहां पे नीचे डेल्टा पी आ जाएगा। डेल्टा पी किसके बराबर खुद होता है, लेकिन हमें डेल्टा एक्स थोड़ी ना निकालना है। चलो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा m डेल्टा v इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा v निकाल दीजिएगा किसके बराबर, h अपॉन 4 पाई इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई थे, इधर डिवाइड हो जाएंगे, डेल्टा x इंटू m। h कितना है बता दीजिए, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। इसको हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना, तो 3.14 इंटू डेल्टा एक्स दिया गया। हाँ सर, 0.1 एंगस्ट्रॉम कितना होता, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 की पावर -10 मीटर्स, ठीक है। क्योंकि सारा मीटर्स में गेम चल रहा है, तुम कौन से नए यहाँ पे जूल पूल है ना, तो मीटर में आंसर भी है, तो कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। तो 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, एक्स भी आ गया, मास भी लगाना है, और बाप रे बड़े बड़े वैल्यूज है यहाँ पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। बता दीजिए 31 कैंसिल, ठीक है, 31 कैंसिल, 3 बचा। यहां पे ऊपर ये जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। 3 इसके खत्म कर लीजिएगा, ये हमें 7 बचेगा, ठीक है। तो यहां पे 6.6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, ठीक है माय डियर वंस, इंटू 0.1, ठीक है, इंटू 10 की पावर 7 बचेगा। सर ठीक है, 10 की पावर 7 बचेगा। तो इसको जब आप डिवाइड करते हो, इसको 66 कर लीजिएगा, तो 66 अपॉन 4 3 12, तो ये बनेगा 12.4, 4 4 16 के करीब आ जाएगा। तो ये इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर, इनको 66 कर दिया तो ये 6 बन जाएगा। तो जब आप इसको ये कर देते हो माय डियर वंस, इट विल कम आउट टू बी, सबों का 50, इवन यहां पे ये सॉल्वड है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इट विल कम आउट टू बी 5.79 इंटू 10 की पावर 6। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको आराम से निकल जाएगा। 5.79 इंटू 10 की पावर 6 सर आंसर निकल आ जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर लेते हैं। 2023 का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन बता रहा है आप लोगों को। बता दीजिए इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप सही लगता है आप लोगों को। ध्यान दे दीजिएगा कैसे करेंगे। हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए m इज इक्वल टू
2l + 1, इसका मतलब l = m-1/2। लेकिन m वही से बोल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, n = nm-1/2। आंसर तब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई दिखाई दे दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसका आंसर भी देख लेते हैं। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से बता दीजिए गलत कौन है। पहला पोर्शन, पहला पॉइंट देख लीजिए थे, ऑल द 5d orbitals are different in size when compared to respective 4d orbitals। आपको पता ही है यार, एक 5d है, दूसरा 4d है। 5d थोड़ा बड़ा होगा, 4d थोड़ा छोटा होगा, डिफरेंस इन साइज होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमें ढूंढना इनकरेक्ट। ऑल द 4d orbitals have same shapes, यानी सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d। दोनों का शेप सेम होगा। d ऑर्बिटल्स का शेप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बाय चेंजिंग द शेल। सबों का dxy dyz dzx dx² - y² dz², तो दोनों का वही होगा। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। सबों की एनर्जी बराबर होती है फ्री स्टेट में। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा पीछे स्लाइड चली गई है। ऑब्वियसली जो भी 5d ऑर्बिटल्स होते हैं इस सीरीज में, वो क्या होते हैं, सबों की फ्री स्टेट में सेम एनर्जी बोलते हैं उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो फ्री स्टेट में अब लास्ट ऑप्शन ही बचा है, क्या ये सही है कि गलत है, देखते हैं। dxy dyz dz ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, एंड dx² - y² एंड dz² भी आपस में सिमिलर। ये तीनों सिमिलर तो होते हैं क्योंकि dxy dyz dzx ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन द प्लैन्स होते हैं और ये ऑन द प्लैन्स होते हैं। क्या ये दोनों भी सिमिलर हैं? एक चीज में सिमिलर है, दीज आर ऑन द प्लैन, एक्सिस के ऊपर होते हैं ये, लेकिन इनकी शेप सेम नहीं होती है। तो यहां पे x में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, y में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, dz² में सिर्फ z में ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और इसमें नोडल प्लैन्स होते हैं और इसमें नोडल कोन होता है। तो शेप्स में अंतर है, सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्सिस तो ठीक है, लेकिन शेप्स में चेंज है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये दोनों सिमिलर शेप्स में नहीं हो सकते हैं। तो मान के चल लीजिए, इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों शेप में सेम नहीं होंगे। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर इन द इंक्रीजिंग एनर्जी। भाई साहब, अगर आपको बोलना है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, अफॉब्स प्रिंसिपल ने तरीका बता दिया जिसको बोलते हैं n+l रूल। जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जरा पहले बात कर लेते हैं 5f। 5 इज, ये जो पहले वर्ड्स है दीज 5 5 6 6, ये n होता है। PFD ये जो है, दीज आर द वैल्यू ऑफ L, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर मैं इसकी बात करूंगा, 5f की बात कर लेते हैं पहले। 5f का n+l निकाल देते हैं। सर इसका n का वैल्यू कितना है? 5, और f का वैल्यू कितना हो गया? 3l का वैल्यू। ये L है f के लिए, ये 5 है शेल, तो 8 आ गया। तो 5f का 8 आ गया। तो 6p देख लेते हैं सर। 6 माय डियर वंस तो n हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L तो 1 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। सर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 6p से ज्यादा होगी किसकी? 5p की। उसके बाद कौन आता है देखते हैं, 4d देखते हैं। 4d देखते हैं सर, 4 + 2 = 6। उसके बाद 5p देखते हैं सर, 5 + 1 = 6। यहां पे दोनों का n+l रूल तो सेम आ रहा है, तो करें क्या? तो जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो बात यहीं पे समझ आ रही है मुझे
तो ये 5 जो है थोड़ा दूर है, भले इनका 6, इसका भी 6 आ रहा और इसका भी 6 आ रहा, इसका 8 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा, बट 5 इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इट्स एनर्जी विल बी हायर। जब आप मां से दूर हो जाते हो तो आप थोड़ा भटक जाते हो, एनर्जी बढ़ जाती है। सेम इज द केस ओवर हियर, न्यूक्लियस से दूर, गेम ओवर। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड। 5 दूर है ज्यादा, भले इसका n प्लस सेम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 4d, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ध्यान दे दीजिएगा सर, ध्यान। अब हम, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि रिसेंटली पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम में। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। रिसेंट क्वेश्चन है तो सारी नोड्स निकाल दीजिएगा, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में। तो पहला चीज, रेडियल नोड्स अगर पूछा तो रेडियल नोड्स निकालने के लिए n-l-1 फॉर्मूला लगा लीजिएगा। n का मतलब होता है शेल नंबर, l का मतलब होता है सब शेल यानी और -1, तो फॉर्मूला का -1 है। और उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला आपके लिए यहां पे चिपका देते हैं। एंगुलर नोड्स अगर पूछा गया आप लोगों को, कौन सा वाला, एंगुलर नोड्स अगर पूछा गया, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ L। अगर टोटल नोड्स पूछा गया माय डियर वंस, तो टोटल नोड्स डिफरेंट कलर से दे देंगे आप लोगों को, ऐश कर लीजिए, मजा कर लीजिए, n-1 आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी इस साल भी आने की है क्योंकि इसने क्या पूछा, एंगुलर नोड्स एंड टोटल नोड्स कितने हैं, किसमें 3 है, आप बता दीजिए किसमें 3। पहले अगर मैं एंगुलर नोड्स देखूंगा 3 किसमें हैं, तो एंगुलर नोड्स L का वैल्यू 3 किसके बराबर, किस लिए होता है सर, वो तो एक ही के लिए होता है, दैट इज फॉर F। कोई ऐप दिखाई दे रहा, हाँ सर। अब चेक करेंगे क्या मेरा उसका टोटल नोड्स भी इतना आ रहा है, 4 शेल है उसका, देख लीजिएगा 4 उधर शेल है, तो 4F के लिए अगर मुझे टोटल नोड्स निकालने पड़ेंगे, 4 - 1 इज इक्वल 3। यस, एंगुलर नोड्स L इज इक्वल 3, तो वहां पे भी 3, क्योंकि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ L। Over here 4 - 1 is equal to 3, तो angular nodes and total nodes is equal to same for 4F। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजीली कर सकते हो। 3 फॉर्मूला याद रखो, नोड्स का क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं और आंसर भी साथ साथ देखते हैं। हाँ, 2 टिक से आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट माय डियर वंस। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है ये भी बता दीजिए। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको बताया ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, आपको बताया ना ये चीज सर, L इज इक्वल टू 0। हाँ, L इज इक्वल टू 0 फॉर S, L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 फॉर P, L इज इक्वल टू 2 फॉर D, L इज इक्वल टू 3 फॉर F। अरे दैट मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर S इज इक्वल टू 0। तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो ठीक है, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। An orbital is designed by 3 quantum numbers, while an electron is in an atom is designed by 4 quantum numbers। That is correct। ऑर्बिटल को पहचानने के लिए आपको सिर्फ n शेल पता होना चाहिए, सब शेल पता होना चाहिए और मैग्नेटिक क्वांटम पता होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसमें n पता होना चाहिए, उसमें L भी पता होना चाहिए, उसमें यहां पे m है ये, उसमें m भी पता होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ स्पिन इलेक्ट्रॉन की चीज एक ही हो सकती है, या तो वो प्लस हाफ हो सकता है या तो वो माइनस हाफ हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर पहचानना, वो 4 क्वांटम नंबर से देखा जाएगा, लेकिन अगर ऑर्बिटल को देखना है तो वो सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर से देखा जा सकता है। तो डिफरेंस इज ओनली for the electron, that is a spin difference। I hope you clearly understand। दूसरा ऑप्शन भी धड़ाधड़ सही नजर आ रहा मुझे। बात करते हैं तीसरे की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। क्या ये सही है? अकॉर्डिंग टू द हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तब तक पेयरिंग नहीं होती है जब तक सारे ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड होते हैं। और वही ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड होने का मतलब यह होता है
कि उनमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी होनी चाहिए, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्पिन तभी ज्यादा हो सकता है जब सारे प्लस हाफ में आ जाएंगे। अगर मैंने प्लस हाफ माइनस हाफ किया, ये तो सिर्फ हाफ ही बचा ना, लेकिन अगर मैंने प्लस हाफ किया तो मल्टीप्लिसिटी वैल्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। हुंड्स रूल फॉलो करता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ, 3/2 वैल्यू बढ़ गया, तो इसमें मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ज्यादा आना चाहिए, तो इसका स्पिन चेंज नहीं कर सकते, तो तीनों का स्पिन सेम होना चाहिए। और स्पिन तभी चेंज होगी जब एक ऑर्बिटल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ। माय डियरेस्ट वंस, क्लियर? ध्यान दे दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो गलत है क्योंकि ये आ गया उल्टा। The value of m for dz square is 0. Yes, अगर आप dz square की बात करोगे, यहां पे देख लेता हूं मैं, अगर आप dz square की बात करोगे, this 1 2 3 4 5, ये हो गया -2 -1 0 +1 +2। हाँ सर, ये किसके लिए होता है? ये तो dz square के लिए होता है। dz square का वैल्यू जो होता है m, उसका वैल्यू 0 होता है। I hope you clearly understand. Let's enjoy the मूंगफली as well. 26 क्वेश्चन नंबर का आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि स्पिन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक इन सारे ऑर्बिटल्स हाफली फिल। चलो आगे बढ़ते हैं और आंसर देख लेते हैं। तो गलत एक ही स्टेटमेंट हो सकता है माय डियर वंस, दैट इज दिस स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? पहला देखते हैं, पहला गलत है कि सही? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं गलत नजर आ रहा होगा, क्योंकि they have studied delta x into delta p is greater than equal to h/4 pi। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमें पता है डेल्टा x into डेल्टा p is equal to h/4 pi बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा x इज इक्वल टू इंटू m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा v किसके बराबर होता है? क्या आपको माय डियर वंस पता होता है? यहां पे मैं येलो कलर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नीट 2017 का क्वेश्चन, चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, which implies that change in velocity is equal to change in acceleration into change in time। के लिए मुझे जगह नहीं बची है यार, तो मैं इधर भी लिख सकता हूं, इतना मैं जोखिम ले सकता हूं क्या? तो अगर मुझे डेल्टा v इज इक्वल टू किसके बराबर, डेल्टा a इंटू डेल्टा t। अरे आया समझ? तो ये दोनों लिख लीजिएगा डेल्टा v के बजाय। सर यहां पे ही लिखे, अरे क्वेश्चन को ऐसे मार दी, ये इक्वेशन को डेल्टा v डालेंगे तो आंसर निकल आ जाएगा। तो डेल्टा x इंटू m, डेल्टा v के बजाय डेल्टा a इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू h/4 पाई बराबर बराबर। मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर भाई साहब? सर मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, डेल्टा x इंटू फोर्स इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू h/4 पाई। फोर्स इंटू ये x क्या है? इट्स ए डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस ही तो है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस किसके बराबर है? वर्क के बराबर। और वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। सर तो मैं इसको वर्क लिखूं या एनर्जी लिखूं? तो बात तो एक ही है सर, पहला ऑप्शन तो सही है, वर्क को मैं एनर्जी भी लिख सकता हूं, है ना? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू h/4 पाई। नहीं दिखता है तुम लोगों को? तो ये तो मिल रहा है, तो बता रहा है रॉन्ग कौन है? पहला तो सही है, क्योंकि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 by b आ रहा। After solving the way I solved over here, half filled and fully filled orbitals have greater stability due to exchange energy। पढ़ा हुआ, जिसमें ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी कर सकता है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आप समझ गए कैसे सर? वो भी बता दीजिए। जैसे मैं इसमें बता देता हूं कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इसमें ये स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा,
ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी टोटल अगर मैं निकाल दूंगा, पहले तो 4 आ गए, ठीक है, तो दूसरे के कितने आएंगे, 1 2 3, तो 4 3 कितने हो गए, 7। दूसरे कलर से आगे बढ़ते हैं, तो सर उसके बाद इस वाले का देख लेते हैं, 1 2 कितने आ गए, 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाला देख लेते हैं दूसरे बढ़िया कलर से यहां पे, ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं, एक ही के साथ एक्सचेंज करेगा यहां पे क्योंकि बाकियों के साथ किया हुआ है, तो 4 3 7 8 9 10 वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट डज दैट मीन, एक्सचेंज एनर्जी? जब आप एक दूसरे के पास चले जाते हो तो आप उसको खिलाते हो पिलाते हो, वो भी आपको कुछ खिलाता पिलाता है, तो दोनों को मजा आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है ना। सेम इज द केस ओवर हियर। एक्सचेंज एनर्जी, ये एनर्जी अपनी एक्सचेंज करते हैं, ये लो तुम्हारा वो दे दो मुझे, मैं आपको दही खिला देता तुम मुझे सब्जी दे दो, दोनों मिलके खाएंगे तो टेस्ट बड़ा आ जाएगा। सेम इज द केस ओवर हियर। एक्सचेंज वैल्यू एनर्जी ज्यादा होगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़े, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो मैं तो समझ रहा था 2s का एनर्जी कम होता है 2p से, लेकिन हाइड्रोजन के लिए थोड़ी ना होता, वहां पे सिर्फ एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेल्स बट नॉट ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सब शेल्स। तो ये पसंद नहीं आया मुझे, दिस इज इक्वल फॉर हाइड्रोजन। यहां पे पढ़ा हुआ ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ये होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो एक ही ऑप्शन बचा, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी चेंज सिर्फ ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है, न कि सब शेल्स पे डिपेंड करती है। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड, सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या, और ये आपका आंसर आ गया, और हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मुड़ करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल for which n is equal to 3 and l is equal to 1? L3 n3 है, that means 3l1 है। 3p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मींस एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, 3p ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहा। ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 आंसर आ गए। आई वोंट फील लाइक टू डिस्कस दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस वेरी सिंपल। ऑर्बिटल सिर्फ अंग्रेजी की यहां पे वो सुनाना चाहता था आप लोगों को। Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? कौन से वो d orbitals हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis होती है, not in between the axis? तो my dear ones, अगर आपको याद होगा dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, यहां पे d ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो 5 ऑर्बिटल्स 2 टाइप्स के होते हैं। इनको बोलते हैं along the axis, और इसको बोलते हैं in between the axis। ओ मैंने उल्टा लिखा भाई, इसको बोलते हैं in between the axis, इसको बोलते हैं along the axis या on the axis। अगर आप एक का मैं बना दूंगा यहां पे, ये ऐसे होता x एंड y, ठीक है, ये इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स कहां पे होता है, इन बिटवीन द एक्सिस। बाकी ऐसे ही यहां पे yz लिखो, फिर ऐसे ही लिखो, तो यहां पे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैसे होता है, ये ऐसे होता है ऑन द एक्सिस, x y एक्सिस। dz स्क्वायर सिर्फ z एक्सिस में पाया जाता है ऐसे, और ये इसका नोड पाया जाता है, इस कॉनिकल नोड होता है इसमें, बाकी सबों में नोडल प्लान्स होते हैं। Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? कौन दिख रहा है आपको, along the axis, dx square minus y square and dz square. The option number C is the right answer of this question. I hope you clearly understand 29 question. ध्यान देना।
आगे चलें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, सिर्फ चेंज उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि एक का प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ होगा, और ये क्वेश्चन पूछने के इसको डिस्कस करना नहीं। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? याद रख लीजिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इसमें वही n+l रूल लगेगा। दोबारा क्वेश्चन आज, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी। भाई साहब देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑर्बिटल्स है, सबों का लिख लेते हैं। सबों का कैसे लिखेंगे, इसी से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। 4 + 0 दैट इज n+l। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दे दीजिए। 4 n का वैल्यू है s, l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, ओके। 3 प्लस दूसरे का देखते हैं कितना आ गया, पहले का आ गया 4, दूसरे का देखते हैं 3 + 0 कितना आ गया 3, तीसरे का देखते हैं 3 + 1 = 4, फोर्थ का देखते हैं एंड 3 + 2 = 5। माय डियर वंस, दैट मींस ये वाला पोर्शन सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे मींस इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसका n+l रूल सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे लास्ट पे आना चाहिए। तो यहां पे भी है और यहां पे भी है। अब आ गए दो चीजें, एक आ गया 3D और दूसरा आ गया माय डियर वंस, यहां पे 3p आ रहा है, ये 3p एंड दूसरा आ गया 4s। ऑब्वियसली 3 और 4 में अगर वैल्यू ऑफ n+l रूल सेम आता है, तब आप शेल नंबर जिसका ज्यादा होगा उसी को सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो इन दोनों में से 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ऑप्शन, उसके बाद इसकी एनर्जी होगी, उसके बाद 3p की एनर्जी होगी क्योंकि इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, उसके बाद इसका आ जाएगा, और ये सबसे ज्यादा, देन द ऑर्डर विल बी लाइक दिस। I hope it is based on n+l rule. When the n+l rule is same, then what exactly you need to do? आपको करना पड़ेगा जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा उसी की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, the number of d electrons in Fe2 positive is 26 is not equal to the number of electrons in which of the following? अरे क्या ये इसके बराबर है? इसके d इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? पीछे गया ये, आगे जाते। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स किसके सेम नहीं है Fe2 पॉजिटिव से? पहले आयरन की बात करूं, आयरन तो इसमें कितने होते हैं? इसमें सर 3d6 होता है। किसमें? Fe2 पॉजिटिव में, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं। इसमें कितने होते हैं? सर इसमें भी तो 3d6 होता है। क्यों भाई साहब? क्योंकि सर इसमें s में इलेक्ट्रॉन्स निकले, इसमें s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नियॉन में अगर मैं बात करूंगा, दैट इज नियॉन का Z = 1s2 2s2 2p6। हाँ सर, जितने p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही d में हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम में, s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम Z = 12। क्या ये सही है? देख लेते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2, ये है मैग्नीशियम का। क्या इनके s इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू इनके d इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू के बराबर आ रहा है? क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? s में 2 s में 2 s में 2 2 2 4 2 6 सर बराबर आ रहा है। उसके बाद p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। नहीं सर, 11 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं p में क्लोरीन को, हमें तो केवल 6 आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसके साथ नहीं मिल रहा? तो डी के साथ नहीं मिल रहा। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आगे बढ़ते और आंसर आ गया। What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? N is equal to 3 and L is equal to 1 and M1 is equal to this.
जब याद रख लीजिएगा n इज इक्वल टू 3 का मतलब है थर्ड शेल, l इज इक्वल टू ये का मतलब है 3p ऑर्बिटल्स की बात चल रही है, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 का मतलब p, और m1 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि इनमें से इन तीन 3p ऑर्बिटल्स में से इस ऑर्बिटल की बात चल रही है, क्योंकि ये होता है -1, ये होता है 0, ये होता है +1। भाई साहब इन दोनों की बात तो नहीं चल रही है, बात सिर्फ एक की चल रही है, 0 वाले की। अरे एक की बात चल रही है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1 ऑर्बिटल। तो ऑप्शन नंबर दिस ठीक है। आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1। मैंने बोला जब भी m की बात हो रही तो ऑर्बिटल एक ही होगा ना -1 में, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देयर इज नो नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड दीस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 35 की ओर बढ़ते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, ये आप खुद देख सकते हो भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिएगा। आंसर नंबर बी आंसर आ जाएगा इसका। और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल ऑफ l इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। इसमें कितने सबशेल्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बता दीजिएगा। l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 का मतलब f, n इज इक्वल टू 4, तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिंपली 4 तो 4 ही रहेगा। अरे चाहे वो 2 का हो, कोई सॉरी 2 में f नहीं होता है। 4f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सर f में 2l+1 लगा सकते हो आप। f में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज नो वेरी सिंपल क्वेश्चन, द 14 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे आपको पता है, 30 एटॉमिक नंबर कैसे किए जाते हैं, तो वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 4s2 3d10, ये किसका हो गया? 30 जिंक का हो गया। और उसके बाद कितने बच्चे आपके पास? सर अब तो 7 ही बच्चे, तो कर लीजिएगा 4p6 एंड 5s1। तो इसकी बात चल रही है, बता दीजिए सारे क्वांटम नंबर्स का बता दीजिए। इसका पहला चीज, शेल नंबर इसका 5 है। s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। n इज इक्वल टू व्हाट? 5। l इज इक्वल टू व्हाट? 0 एंड m इज इक्वल टू, अब आप बताओगे 2 इंटू 0 प्लस 1 तो 1 होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ओरिएंटेशन, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 0। s कितना होगा? s होगा क्या? +½ तो या -½ तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है तो सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p ऑर्बिटल्स आर, क्या होता है? किसके बराबर? सर √of l इंटू l+1 h/2π। l का वैल्यू कितना p के लिए? 1, तो √of 1 इंटू 1+1 h/2π। तो ये कितना बनेगा? 1 + 1 2, 2 1 2, तो कितना बनेगा? √2 h/2π। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें? आगे चल लेते हैं। तो इसको मैं लिखना पसंद करूंगा 2, ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके वो -1 हो जाएगा। तो 2 की पावर -1, इस वाले की मैं बात कर रहा हूं। और ये है 2 की पावर ½ क्योंकि रूट मींस 1/2 पावर। h को h ही लिखते, अपॉन 2 नहीं है, अपॉन π है। बेसर सेम पावर सर एडिड, तो यहां पे बचेगा -1/2 h/2π, और पाई नहीं, h/π। ठीक है। अब भाई साहब ये तो नीचे जाएगा, ये तो नीचे जाएगा तो 2 की ½ आ जाएगा। h इज इक्वल टू 2 की पावर ½ π, तो h इज इक्वल टू √2 π विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। √2 π अगर आपको कोई आंसर है तो वही इसका आंसर है। तो आंसर आ गया आप लोगों को, तो गेम ओवर। तो h/2π है, हाँ सर,
ए ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं, हाँ बराबर आगे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम विल बी, कितने ऑर्बिटल्स होंगे टोटल फोर्थ एनर्जी लेवल, मतलब n इज इक्वल 4, मैं 4s लिखूंगा, 4d लिखूंगा, 4p लिखूंगा एंड 4f लिखूंगा। इसमें 7, इसमें यहां पे पहले p आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले d पता नहीं क्यों लिखता हूं। d में कितने 5, फिर 3, फिर 1, तो कितने हो गए 12, 13, 14, 15, 16। तो आगे आंसर आ गया। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। 4 में ये चीजें 4s, 4p, 4d, 4f। आगे बढ़ते हैं, 16 तो आंसर आ गया। अब इफ n इज इक्वल टू 6, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, दिस क्लियरली गुड क्वेश्चन। ये भी n+l रूल से आप सॉल्व करोगे। अगर हम बात करें n का वैल्यू क्या है 6, सबों का नाम लिखेंगे तो 6s बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर, ये बनेगा कितना 5d, और ये बनेगा कितना 6p। अब बता रहे हैं कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे। दिस विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, Forbes प्रिंसिपल, दैट इज n+l रूल। जिसका n+l रूल काम होगा उसी में पहले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, यह आ जाएगा 6 + 0 = 6, यह आ जाएगा 4 + 3 = 7, यह आ जाएगा 5 + 2 = 7, यह आ जाएगा 6 + 1 = क्या 7। तो पहले तो मैं 6s में इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा क्योंकि इसका 6 वैल्यू आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इसके बाद में किसमें इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा, जिसका शेल पहले आ जाएगा। पहले 4 आता है कि 5 आता है कि 6 आता है, सर पहले 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 6 आता है। इनका ये n+l का वैल्यू सेम है, तो फिर किसके बाद प्रायोरिटी होगी, जिसका शेल पहले आ गया, इलेक्ट्रॉन्स फिर उसी में भरे जाएंगे। 4f का पहले, उसके बाद 5d का, उसके बाद 6p का। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो दिस मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, तो क्या बात है, देख लेते हैं आंसर सही है कि गलत। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल? तो एक फॉर्मूला है भाई साहब, याद रख लीजिएगा, 4l+2। क्वेश्चन नंबर 41 का हम आंसर आपको दिखाने जा रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट लुक एट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4l+2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन दिस एरिया। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं, क्वांटम नंबर्स में आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर लेते हैं ध्यान दे दीजिएगा। बहुत सिंपल है, इसमें डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए कर लेते हैं इस बार। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीले कलर से मतलब क्वेश्चन में दम में आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें n दिया गया, दैट इज शेल नंबर L M S। ध्यान दे दीजिए, S का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले निकाल दीजिए। S से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। S या तो +½ हो सकता है या तो -½ हो सकता है। अगर +½ और -½ है तो गेम ओवर, वो ठीक है। +½ -½ तो सारे ठीक है। S से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, या तो +½ दिखना चाहिए या तो -½ दिखना चाहिए। काम खत्म, पहला ऑप्शन, यहां से गेम ठीक चल रही। N का मतलब शेल नंबर होता है और L का मतलब होता है n-1 और M का मतलब होता है 2l+1। दिस इज सबशेल एंड दीज आर ऑर्बिटल्स। पहली बात करना चाहूंगा, अगर मेरे पास n का वैल्यू 5 है, बराबर, तो अगर n का वैल्यू 5 है, ये 5th शेल, n का वैल्यू क्या है 5, तो मान के चलो माय डियर वंस, व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L? L is equal to 5 - 1 is equal to 4। n अगर 5 होगा, L 4 तक चला जा सकता है, मतलब ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है और ये 4 भी हो सकता है, पर ये 5 नहीं हो सकता।
क्योंकि मेक श्योर दिस थिंग, द फॉर्मूला इज n-1. इट कैन बी 0 ऑल्सो. यहां पे मैथमेटिक्स खराब हो रही है. इट कैन बी 0 ऑल्सो. कोई बात. अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट में आपको बताना चाहता हूं. क्या बोलता है वो? सर पहले की आप दूसरे, पहले 5, ये 3. मैंने अभी बोला ना 5 अगर होगा 0 1 2 3 4 तक आ सकता है, तो ये भी तो सही है सर. n इज इक्वल 3, l इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकता है. These two values cannot be same because L is equal to n-1. It can be lower than that of n. Completely fine. n is equal to 4, L is equal to 0. तो मतलब ये दोनों भी मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. ये इससे छोटा वैल्यू होना चाहिए. हां सर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. एक ही क्वेश्चन कराया मैंने, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं इस क्वेश्चन. n इज इक्वल 3, l इज इक्वल 2. सर हां हो सकता है. l इज इक्वल 3, l इज इक्वल 2. हां हो सकता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी 3, l कैन नॉट बी 3 फॉर दिस, l कैन नॉट बी 3 for this, L cannot be 5 for this, L cannot be 4 for this, but L can be 0 or 1 or 2 or 3, but L cannot be 4 for this because it is equal to n-1. ये मामला सेम. टिक्को पिक्कू, टिक्कू टिक्को मतलब ठीक ठीक. ठीक है, ओके. अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट. m is equal to 0, yes. How you will calculate the value of m for L is equal to 3? How many possible values are there? पेन बच गया पर हिल गया. ओके डियर वंस, ध्यान दे दीजिएगा. अगर L is equal to 3 तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा. 3L है तो m किसके बराबर? 2L plus 1, 2 into 3 plus 1 is equal to कितना होता है? 7 होता है ना. तो मतलब ये जो आपका L इज इक्वल टू 3 है, ये F ऑर्बिटल इसको बोलते हैं. और F ऑर्बिटल में 7 पॉसिबल वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा आपका 7 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं. अब आप बताओगे सर 5, n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 3, तो तीन वैल्यूज होंगे. नहीं, देयर कैन बी, फॉर L इज इक्वल टू 3, m कैन हैव 7 पॉसिबल वैल्यूज. क्या क्या वैल्यू हो सकता है? अब आप ये नहीं बता देना कौन कौन सा. ध्यान दे दीजिएगा, ये आ गया ना -1, ये आ गया -3, -2, -1 0, +1 +2 प्लस -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है. अगर हम L की 3 की बात करें. बट अगर हम L इज इक्वल 2 की बात करें, L इज इक्वल 2 की बात करें, ध्यान दे दीजिएगा, तो आप मुझे बता सकते हो m क्या होगा? m इज इक्वल 2L plus 1. दैट मीन्स 2 into 2 plus 1 is equal to 5. There are 5 possible values, but which possible value are there? तो 5 डब्बों को बना देते हैं भाई साहब. ये ले लीजिएगा 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2. सर यहां पे तो -3 नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर. लेकिन L is equal to m can have 5 possible values, but which -2 -1 0 +1 +2. लेकिन यहाँ पे -3 दिया गया. सर यहाँ पे लोचा है, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना. अगर गड़बड़ है यहाँ पे तो वही तो ढूंढनी है यार. अरे गड़बड़ ही ढूंढनी हम लोगों को. गड़बड़ नजर आ रहा तुम लोगों को? अगर गड़बड़ नजर आ रही है तो आंसर मार दीजिए, बाकी तो आराम से देख सकते हैं. n इज इक्वल 2, L इज इक्वल 2 अभी निकाला, उसके -2 तो आंसर आ सकता है. L इज इक्वल 1, उसका 0 भी आंसर आ सकता है. सर कैसे कैसे इसका बता दीजिएगा लास्ट पे. सर L इज इक्वल 0, L इज इक्वल 0. सर 2L plus 1, 2 into 0 plus 1. सर वो तो 1 बना, लेकिन इस ऑर्बिटल को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है. अच्छा ये बात है. ओके
ठीक है. Why I'm putting more pressure on it? Because I have not discussed much of the questions of this type, because you will do it by these ways and आप इनको आराम से कर सकते हो. चलो बच्चों, हमारा काम खत्म हो गया. तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ जो बी में नजर आ रही है यही तो आंसर होगा इसका, यही तो गलत स्टेटमेंट है. आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस एरिया. तो this is the answer, and I wish you all a very best of luck for your coming exams and the test series which the Superb 30 is conducting from 19th of November. And बताना चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे सीरीज फिजिक्स, बायोलॉजी सारे में आ जाएंगे. एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चंस एक शॉट में. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट you are going to share this video to a lot of students. This will encourage me to put more efforts to give more and more energy for your lectures. God bless you. Take care.